गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार से फिर स्वागत है एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग क्लास 12 के पहले चैप्टर कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के भाग 4 पर निम्न टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बच्चों एक न्यूज़ देना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय की तरफ से हमारे विद्यालय का वेबसाइट www.sbicollege.org क्रिएट हो चुका है। आप इस वेबसाइट पर जाकर विद्यालय के बारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ है आप पता कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एडमिशन के बारे में फॉर्म अपलोड है। आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल होगा, आप उसे भर के ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तथा साथ ही साथ विद्यालय की तरफ से जितने भी ऑनलाइन वीडियो संचालित हो रहे हैं, जितने भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी के वीडियो भी इस वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। तो हम चाहेंगे आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसमें आप विलंब न करें और जल्द से जल्द इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन लें। और एक बात कहनी थी बच्चों, जितने भी होमवर्क दिए जाते हैं मैं देख रहा हूं कि उसमें बहुत कम बच्चे ही सक्रिय हैं। आप यह एकदम समझ लीजिए कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, आप ये उम्मीद मत करिए कि ये आपको दोबारा क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों समय का बहुत ही अभाव रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको बहुत ही गंभीरता से लें। आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन सभी टॉपिक को आप नोट करिए, होमवर्क को पूरा करिए। और अभी तक जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं वे भी व्हाट्सएप ग्रुप और इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, ताकि भविष्य में कोई आपको परेशानी न हो। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक है हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप इस तरह से समझिए जैसे पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह, उसके चारों ओर उसका अपना गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। इसी प्रकार किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर का गुरुत्वीय क्षेत्र किसी वस्तु को वह अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्योंकि वह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है, तो वह उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है पृथ्वी का। इसी तरह से किसी आवेश, मान लेते Q या बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, तो इनका एक जो सेट, जो समुदाय है, इनके कारण इनके चारों तरफ जो एक क्षेत्र बनता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि वैद्युत बल की प्रकृति दोनों प्रकार की होती है। वह आकर्षण बल की प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल की प्रकृति का भी हो सकता है। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? आप इसे लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे एक बार हेडिंग डाल दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी आवेश या आवेश समुदाय मतलब बहुत सारे आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे, यहाँ पर आप कॉमा दे देंगे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहें या वैद्युत बल क्षेत्र कहें, एक ही चीज़ है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को आगे इसमें आगे देखते हैं बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, आइए इसे समझते हैं, थोड़ा समझ लें। मान लीजिए कोई हमारा आवेश Q है, तो इसके चारों ओर इसका अपना क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसी आवेश पर जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस पर वैद्युत बल लगेगा। वह वैद्युत बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का हो सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर उस पर जो बल लगता है या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन आवेश यानी कि जैसे सपोज कर लें, यहाँ पर हमारा एक धन परीक्षण आवेश Q0 है इसके क्षेत्र में। वैसे मैं किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को बाउंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात समझने की है बात बच्चों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बाउंड्री है वो अनंत तक होती है, इसलिए इसको हम बाउंड्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझने की बात है, वह तीव्रता कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, उसे हम लोग आगे अब समझेंगे। तो सपोज करते हैं कि यह कोई हमारा एक आवेश है, मूल आवेश, कोई मेन आवेश है, मेन चार्ज Q, कैपिटल Q, और इसके क्षेत्र में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर, या वैसे कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो इस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उस बल और उस धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे लिखते हैं E से। E बराबर हो जाएगा F/Q0। इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वह बाहर की तरफ होगा,
क्योंकि हमने यहाँ पर इसे पॉजिटिव लिया है और यह धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है? एक कल्पित आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई क्षेत्र तो नहीं होता है, यह वास्तविक आवेश नहीं होता है। इसको हम लोग एज ए स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए मानते हैं। आप बुक उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में यही चीज़ लिखी होगी। धन परीक्षण आवेश क्या है? एक कल्पित आवेश है, यह वास्तविक आवेश नहीं है। इसको मात्र हम केवल अध्ययन के लिए लेते हैं, इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर या वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग बच्चों। आइए डिफाइन कर लें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। गणितीय रूप में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यह भी डिफिनीशन सही है। आप गणितीय रूप में इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, मान लेते हैं वैद्युत बल F है, धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0 है। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात या निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट है। तो जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज हो, बिंदु आवेश हो Q, इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल E से लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से नोट करते हैं। इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी ई, उसकी वैल्यू इस पर लगने वाले बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि E बराबर F/Q0। ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो हमारा आवेश है, बिंदु आवेश, वह प्रकृति में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करेंगे। अभी फिलहाल इसके डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। तो हमें मिला फार्मूला बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। वेक्टर फॉर्म में यदि इसे हम नोट करें, यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि वैद्युत बल एक सदिश राशि है और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश परिमाण या मात्रा को व्यक्त करता है केवल, जबकि बल मात्रा के साथ साथ अपने डायरेक्शन को भी व्यक्त करता है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E = वेक्टर F/Q0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दिशा के बारे में बात करें, देख दें भाई, यहाँ पर वेक्टर का निशान लगा दिए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन वैद्युत बल की दिशा में होती है। तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा बल की दिशा होती है। मतलब जिधर बल लगेगा उधर ही बल की तीव्रता भी उधर ही होगी, बल की दिशा होती है। भाई फिगर भी से हम समझा सकते हैं इस तरह से, आप इसे नोट करते रहेंगे। चित्र के माध्यम से यदि समझना हो बच्चों, तो ये हमारा एक Q पॉइंट चार्ज है और इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। इसके कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वह आउटर साइड में होगी, बाहर की ओर, क्योंकि इस पॉजिटिव आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह बाहर की ओर होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? बाहर की ओर होगी। अगर यही प्लस की जगह माइनस होता तो इसके चारों तरफ के बाउंड्री पे, इसके चारों तरफ के क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अब यहाँ बल की दिशा किधर हो जाएगी? अंदर की ओर। तो यहाँ पर तीव्रता भी किधर होगी? अंदर की ओर ही होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये बाहर की साइड में होगा और यहाँ पर ये अंदर के साइड में बल की दिशा में होगा। यहाँ पर इसमें हमने लिख दिया है कि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा होती है। नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके मात्रक और मिमी सूत्र को थोड़ा सा देख लें बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम दे देंगे अभी, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि अगर आपको क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स को या थ्योरी को समझना है तो आपको वेक्टर आनी चाहिए। वेक्टर नहीं समझ में आएगी तो ये आपको कम समझ में आएगा। इसलिए क्लास 11 के
सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर को आप जरूर से जरूर देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट फार्मूला। तो बल अगर SI पद्धति में बात करें, SI मात्रक में बात करें, तो E का मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, E का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम सिंबल फॉर्म में। इसका मात्रक SI पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम होता है। CGS पद्धति में अगर इसको आप नोट करना चाहें तो डाइन, ये किसमें है, SI यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर CGS में बात करें तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, न्यूटन को हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं CGS में, डाइन में, और इसको स्टेट कूलम, इसमें स्टेट कूलम। स्टेट कूलम जो होता है वह आवेश का CGS पद्धति में मात्रक होता है। ये बहुत कम बुक में लिखा है, लेकिन आप जानकारी के तौर पर इसे जानेंगे। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस पर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो न्यूटन को हम लोग डायमेंशन के रूप में क्या लिखते हैं, बीमी सूत्र के रूप में mLT-2, और कूलम को आप याद रखिए, कूलम को जानने के लिए आप विद्युत धारा का सूत्र लगा देंगे, I = Q/T। तो यहाँ पर I को हम लोग नोट करते हैं एम्पियर में, Q को कूलम, इसको सेकेंड में। तो कूलम की जगह एम्पियर सेकेंड नोट करेंगे, और एम्पियर सेकेंड। अब इसका यदि हमें बीमी सूत्र लिखना हो बच्चों, तो इसके बीमी सूत्र को लिखेंगे A और S को लिख देंगे T। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि जहाँ भी कूलम C हो वहाँ पर आप डायरेक्ट बीमी सूत्र AT लिख देंगे, उसमें भी घबराना नहीं है, तुरंत एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कूलम की जगह हम क्या लिख देंगे, AT लिख देंगे। अब इसे आप हल कर लीजिए, MKSA इस तरह से, MLTA के फॉर्म में MLTA आप इस तरह से पहले लिख लेंगे। फिर इसको आप घात को देख लेंगे, तो यम अपनी जगह है 1, L अपनी जगह है 1, T एक घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, और A इनवर्स। इस तरह से MKSA पद्धति में यदि इसके मात्रक की बात करें, MKSA पद्धति, जब वैसे तो हम लोग जब मैकेनिकल पोर्शन पढ़ते हैं मैकेनिक्स, तो उसमें केवल MKS पद्धति ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तब वहाँ पर हमारी ये पद्धति MKSA बन जाती है। यम का मतलब आप जानते होंगे, MKSA को क्या कहते हैं, मास मीटर किलोग्राम सेकेंड, और A फॉर एम्पियर। तो यहाँ पर MKSA पद्धति में आप यहीं से लिख लेंगे, यम किसको डिनोट करता है, यहाँ पर यम किसको डिनोट करता है, यह यम किलोग्राम को डिनोट करता है, किलोग्राम, और यल लेंथ लंबाई को शो करता है, मीटर, T समय को, सेकेंड या यस लिख दें, सेकेंड जिस तरह से है घात वहाँ पर घात लगा देंगे, एम्पियर इनवर्स। तो ये हो गया MKSA पद्धति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, SI पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसे आप बाकायदे नोट कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर से SI पद्धति में यदि बात करें बच्चों, देखिए
पूछता है कभी कभी कि यम के यस्य पद्धति में तीव्रता का मात्रक बताइए, तो बच्चे न्यूटन प्रति कूलाम लिख देते हैं, जबकि वास्तव में ये गलत है। अगर आपको यम के यस्य पद्धति में पूछ रहा है तो आप पहले उसका बीमी सूत्र निकाल लीजिए, और बीमी सूत्र निकालने के बाद तब उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं आराम से, जो आएगा तब वो यम के यस्य पद्धति में उसका मात्रक हो जाएगा। नोट कर लेंगे। अब आगे के टॉपिक पे आते हैं बच्चों। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसका डिफिनीशन बस हमें याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल है ये। आइए जानते हैं इसे। तो मान लेते हैं किसी माध्यम में या निर्वात में हमारा कोई पॉइंट चार्ज Q है। आप कैपिटल Q लिखें या फिर स्मॉल Q लिखें, आपके बुक में स्मॉल Q का प्रयोग ज़्यादा किया है, तो आइए स्मॉल Q से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम परावैद्युत माध्यम में स्थित है, बिंदु O पर। बिंदु O पर ये हमारा एक पॉइंट चार्ज Q स्थित है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो इसके इस आवेश से हम स्मॉल r दूरी पर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं कि इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। अब जैसे ही हम वहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस धन आवेश के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से इस Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण बल भी होगा, जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सजाती प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल F=1/4πε0K। हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ले लिया, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक K, इंटू Q1 Q2, तो Q0 अपान कितनी डिस्टेंस है R²। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि Q0 पर इस Q के कारण लगा। ये किसके कारण हो रहा है? कूलाम के नियम से हो रहा है, कूलाम के नियम से। समझते रहेंगे, बहुत सिंपल है। तो बल निकालिए बच्चों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है तो ऐसे लिखें परिभाषा से। अभी जो परिभाषा पढ़े हम लोग, परिभाषा से बिंदु P पर
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, लेकिन आप समझ रहे हैं। लेकिन आप नोट बनाएंगे तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो बिंदु P पर तीव्रता E बराबर आप क्या लिखेंगे बाई डेफिनेशन, F अपान Q नॉट लिखेंगे। अब इस F को यहाँ पर लाके हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा E बराबर हो जाएगा बच्चों, जैसे ही आप F यहाँ पे रखेंगे यह Q नॉट इस Q नॉट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण, यदि हमारा बिंदु आवेश पॉजिटिव है तो इस आवेश के कारण इससे r दूरी पर जो हमारी तीव्रता होगी वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर होगा। नोट करते रहेंगे, इसमें और भी कुछ बातें हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में बच्चों से समझना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, तो यहाँ पर तीव्रता का डायरेक्शन भी किधर होगा, बाहर की ओर ही होगा। ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये पहले भी मैंने जस्ट बताया है। मैंने यह भी समझाया कि अगर यह पॉजिटिव की जगह निगेटिव होता तो बल अंदर की ओर लगता, तो तीव्रता भी अंदर की ओर लगेगी। तो हमें तीव्रता निकालने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चाहिए। अच्छा, फार्मूले में थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पर आगे। निर्वात के लिए यदि बात करें बच्चों, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए तो हम जानते हैं वैक्यूम यानी निर्वात का परावैद्युतांक हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, 1। निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तब फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, या E बराबर 9.0 इंटू 10⁹ Q अपान R स्क्वायर। अगर हम बात करें SI यूनिट में तो इतना न्यूटन प्रति कूलाम ये तीव्रता हो जाएगी। अगर SI यूनिट में बात करें तो तब इतना न्यूटन प्रति कूलाम उस बिंदु पर तीव्रता हो जाएगी। तो वैसे आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो SI यूनिट में ही लगाएंगे, ओके। अच्छा, आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें तीव्रता E के गणना के लिए केवल 2 चीज चाहिए। पहला आवेश, दूसरा दूरी, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये तो हमें मालूम नहीं है। अगर हमें आवेश कौन सा, जिस आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं उस आवेश की बात हो रही है बच्चों, धन परीक्षण आवेश नहीं, उसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको मैंने पहले ही बताया था। धन परीक्षण आवेश केवल एक कल्पित आवेश है, उसका केवल स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो जनरेट होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर वह आवेश किसी परावैद्युतांक किसी माध्यम में स्थित है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर निर्वात में स्थित है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमें निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये नोट्स में आप ध्यान रखेंगे इससे। दूसरी बात, हम देख रहे हैं फार्मूले से यहाँ पर कि E ये तो कांस्टेंट है, तो E जो है 1/r स्क्वायर, यानी कि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जिस तरह से कूलामीय बल, वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। इसका मतलब ये है कि दूरी, अगर आवेश से दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता की वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगी। अगर ग्राफ के रूप में बच्चों इसे देखा जाए, अगर मान लें कि इधर हम दूरी ले लें और इधर इंटेंसिटी है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से वैरी करेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता की वैल्यू, ये जो खड़ी लाइन खींच रहे हैं किसकी लाइन शो कर रहा है, तीव्रता की, क्योंकि तीव्रता को हमने y अक्ष पे लिया और दूरी को x अक्ष पे।
तो तीव्र जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। छोटी होने का मतलब वो तेजी से घट रही है, यह पैराबोलिक फॉर्म में आता है। ठीक है, बहुत तेजी से ये घटता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन का मतलब यही है कि दूरी बढ़ने पर उस तीव्रता हो या बल हो, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी। ठीक, इसमें बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। आप नोट्स इसको कर लेंगे अच्छे से, और कोई भी यदि दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे एक उदाहरण ले ले बच्चों कि 5 माइक्रोकूलाम का एक कोई चार्ज है और इससे r = 2 मीटर की दूरी पर हमें यहाँ पर इंटेंसिटी की गणना करनी है विथ डायरेक्शन। तो दोनों चीज़ें देख सकते हैं, तो आप फार्मूला लगा लीजिए तुरंत। तो पहले तो ये कहाँ स्थित है, तो ये निर्वात में है, हम निर्वात के लिए लेके चल रहे हैं। तो E = हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q/r²। तो 9 × 10⁻⁹ Q, और ये माइक्रोकूलाम में है तो इसको 5 × 10⁻⁶ से गुणा करके उसको कूलाम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ऐसा यूनिट में लेंगे। माइक्रोकूलाम में तो कूलाम में, मिलीकूलाम है तो भी उसको कूलाम में चेंज कर लेंगे। तो माइक्रोकूलाम को हमने कूलाम में चेंज कर लिया। माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 × 10⁻⁶/r², तो 2 का वर्ग। दूरी मीटर में ही है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अगर सुविधा के लिए और देखा जाए तो हो जाएगा 9 × 5 × 10⁻, ये -6 है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो आप भाग दे के इसको निकाल सकते हैं। हमें समझाना था कि कैसे क्या है। अगर भाग देना ही है तो आप दे सकते हैं। 4 × 8 1, 4 × 8 4 × 20, 5 × 25, 5 × 10 2 12, और 5 × 10 1 11, 11.25 × 10⁻³ लिखने का तरीका बच्चों, आंसर जब भी लिखेंगे आप, कोई भी चाहे बल निकाल रहे हो या तीव्रता निकाल रहे हो, हमेशा आप एक अंक के बाद दशमलव को लगाएंगे। ये लिखने का तरीका है वैज्ञानिक तौर पे। यहाँ पर जब आप दशमलव इधर पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका घात 1 क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁴, और इतना क्या, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गई तीव्रता का परिमाण। अभी हमने ये तीव्रता का क्या निकाला, परिमाण निकाला। अगर इसकी दिशा की बात पूछी जाए तो दिशा के लिए क्या देखा है, यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो प्लस से दूर, अगर वही माइनस होता तो माइनस की ओर। तो दिशा में क्या लिखेंगे, दिशा आप यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वह आउटर साइड में होगी, बाहर की ओर जाएगी। तो दिशा क्या होगी, 5 माइक्रोकूलाम से दूर की ओर। मतलब अगर हम ए बी करके नाम दें यहाँ पर ए बी, तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा सीधे हो जाएगी ए से बी की ओर। दिशा का हमेशा याद रखेंगे। अगर वही माइनस होगा तब बी से ए की ओर लिखेंगे और यहीं से दिखाएंगे। अगर यही माइनस होता है, जैसे कि 5 माइक्रोकूलाम और इस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं और ये माइनस है, तब तो यहाँ पर तब डायरेक्शन इधर खींचते हैं उसकी ओर। एक ट्रिक के हिसाब पे आप जानेंगे, प्लस आवेश है तो प्लस क्यू से दूर, और माइनस है तो माइनस क्यू की ओर। इस तरह से ट्रिक आप याद रखें। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से
ज़रूर अवगत कराएंगे ताकि हम आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।